हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 4 दैट इज़ मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मटेरियल को दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है मेटल, दूसरे हैं नॉन मेटल। तो मेटल की और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं मेटल और नॉन मेटल की, तो साथ में हम डिफरेंसेस भी इनके देख लेंगे। सबसे पहले कंडक्टिविटी कि जो मेटल हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जैसे कि आयरन और कॉपर, यदि आप इनके अंदर से करंट को पास करने की कोशिश करेंगे तो जो करंट है या हीट है दोनों ईजीली इसके अंदर से फ्लो हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि अगर आप मेटल्स की जगह आप नॉन मेटल्स के अंदर से करंट को पास करने की कोशिश करेंगे या हीट को पास करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको अपने अंदर से कंडक्ट नहीं होने देगी, बहने नहीं देगी। इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जैसे कि कोल एंड सल्फर। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किससे मिलके बना है? ग्रेफाइट कार्बन से मिलके बना है, और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। लेकिन नॉन मेटल होने के बावजूद भी जो ग्रेफाइट है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ये ग्रेफाइट आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपकी पेंसिल की जो लिड होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। तो ये यहाँ पर नॉन मेटल्स के अंदर क्या रहेगा? एक एक्सेप्शन रहेगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे कि हम किसी मटेरियल से वायर बना सकें। तो मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर हैं, ये क्या हैं जी? काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल हैं। मींस दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब उनसे वायर्स बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या हैं? डक्टाइल हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। जबकि जो नॉन मेटल हैं, यदि आप उनको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो नेचर में ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? जब उनको के ऊपर हैमर से हिट किया जाता है तो वो फैलने की जगह पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे पीसेस के अंदर। जैसे आप कोई पत्थर रखिए, उसके ऊपर फोर्स से हिट कीजिए, उसको ईंट जैसा पत्थर रखना है, उसको फोर्सफुली हिट करना है, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। एंड हेंस दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, और इसी वजह से उनको वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हमने देखा है कि जो ज़्यादातर मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं नेचर में। लेकिन कुछ इसमें भी क्या है? एक्सेप्शंस हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि उनको ईजिली नाइफ से कट किया जा सकता है। So metals are generally hard except few metals such as sodium and potassium which can be easily cut with the help of knife। जबकि जो नॉन मेटल हैं वो पहले से ही क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज डायमंड्स। डायमंड्स अर्थ के ऊपर हार्डेस्ट सब्सटेंस हैं जी। डायमंड्स आर द हार्डेस्ट मटेरियल फाउंड ऑन अर्थ। और ये डायमंड किससे मिलके बना है? अगेन ये डायमंड कार्बन से ही मिलके बना है। ग्रेफाइट भी और डायमंड भी दोनों ही क्या हैं? कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन है। वो गुड कंडक्टर है, इसीलिए नॉन मेटल के अंदर एक्सेप्शन है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर पाया जाने वाला, इसलिए नॉन मेटल के अंदर क्या है? एक्सेप्शन है। हाउएवर दे आर ऑल्सो वेरी ब्रिटल। जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, ब्रेक व्हेन स्ट्रक विद द हैमर। तो जो आपके डायमंड हैं वो भी ब्रिटल होते हैं, अगर उनको हैमर से मारेंगे तो छोटे छोटे डायमंड्स में टूट जाएंगे। तो ये हो गया आपकी तीन प्रॉपर्टी। क्या क्या है ये तीन प्रॉपर्टी? दे आर गुड कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, डक्टाइल एंड हार्ड। नेक्स्ट इज लस्चर। लस्चर होता है चमक। जो मेटल है जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, दे आर लस्चरस विच मीन्स दैट दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेस एंड कैन बी पॉलिश्ड। इनको पॉलिश किया जा सकता है और ये लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। जो लाइट इसके ऊपर गिरती है ये उसको वापस भेज देते हैं। नॉन मेटल सच एज कोल आर जनरली डल। डल मीन्स ये शाइन नहीं मारते हैं, एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, और ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी नहीं करते, इसीलिए इनके अंदर मेटलिक लस्चर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलिएबिलिटी। जैसे डक्टिलिटी पढ़ी थी ऐसे ही मेलिएबिलिटी है। डक्टिलिटी क्या थी? उनको वायर में कन्वर्ट करना। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है? शीट में कन्वर्ट करना। मेटल्स सच एज सिल्वर, एल्यूमिनियम आर वेरी मच मेलिएबल विच मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आप अपने लंच लेके आते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर लेके आते हैं, वो रियल में एल्यूमिनियम मेटल है, उसको बीट कर करके इतना स्ट्रेच कर दिया है कि वो उतनी पतली शीट बन चुका है। आप जो स्वीट्स खाते हैं, स्वीट्स के ऊपर आपको बहुत बार सिल्वर कलर की एक कोटिंग देखने को मिलती है। जबकि जो आपके नॉन मेटल हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। अगर आप उनके ऊपर हैमर मार के उनको फैलाने की कोशिश करेंगे तो वो फैलने की जगह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। दे कैन नॉट बी पाउंडेड इनटू शीट, उनको शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फिजिकल स्टेट, मोस्ट मेटल रिमेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ज़्यादातर मेटल क्या हैं? रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी वही जो आपने थर्मोमीटर में देखी थी। मरकरी और गैलियम ऐसे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर कैसे मिलेंगे? आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ये एक्सेप्शन है। ज़्यादातर मेटल्स क्या हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। गैलियम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। यदि आप इसको अपने पाम पे रखेंगे, हथेली पे रखेंगे, तो ये मेल्ट हो जाएगा, जबकि मरकरी आपको रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा। जबकि ज़्यादातर जो नॉन मेटल हैं एग्जिस्ट इन 2 ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ज़्यादातर 2 स्टेट्स में पाए जाते हैं, एक गैशियस स्टेट है और एक सॉलिड स्टेट है। जैसे कि जो ऑक्सीजन है वो गैशियस स्टेट में मिलता है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल, कोक, वो किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में मिलता है। एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, लेकिन वो किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरस। सोनोरस मीन्स दे produce sound when they are beaten. Metals produce ringing sound when they are stuck and hence they are sonorous. आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जो बेल है वो किस चीज़ की होती है? मेटल की होती है। क्यों? क्योंकि मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि वो नेचर में लिक्विड होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। एंड डू नॉट प्रोड्यूस एनी टिपिकल मेटेलिक साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक। इसीलिए जो भी बजने वाली चीज़ें होती हैं वो आपकी नॉन मेटल से ना बन के किससे बनी हुई होती हैं? मेटल से बनी हुई होती हैं। एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के कुछ: आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नॉन मेटल के सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यू नॉन मेटल्स। तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती हैं जो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जनरली क्या होता है? हाई होता है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट वो जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाए, बॉइलिंग पॉइंट वो जिस पे कोई लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाए। और जबकि नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? एज कंपेयर टू मेटल्स वो क्या होते हैं? लो होते हैं। ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? जब भी मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वो हमेशा क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। तो ये है आपकी जनरल रिएक्शन कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कॉपर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। जबकि कॉपर का खुद का कलर क्या होता है? ब्राउन कलर होता है। इन सब रिएक्शंस की जो वीडियोस हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगा, आप क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं कि एक्चुअल में रिएक्शंस कैसे होती हैं। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। Mg प्लस O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी और इसकी जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप
रिएक्शन देख सकते हैं। और जो ये मेटल ऑक्साइड होती हैं, आपने पढ़ा होगा सब्सटेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या तो वो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, और तीसरी जो कैटेगरी है जो इन दोनों से मिलकर बनती है वो होते हैं न्यूट्रल। तो जो ये आपकी मेटल ऑक्साइड हैं ये नेचर में कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं। ये भी आपको उस प्रैक्टिकल वाली वीडियो से देखने को मिल जाएगा कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और बेसिक क्या करता है, जो रेड लिटमस है, जब रेड लिटमस को किसी बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है सो इट गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लू, जो रेड कलर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बेसिक नेचर। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन डिफर। सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ सेम रेट से रिएक्ट नहीं करते हैं। जो सोडियम और पोटेशियम है वो इतनी विग्रसली, इतनी तेज़ी से एयर के साथ रिएक्ट करते हैं कि कई बार वो आग भी पकड़ लेते हैं। व्हेन दे आर केप्ट इन ओपन, अगर उनको ओपन रखा जाए तो वो आग भी पकड़ लेंगे। हेंस दे आर इमर्स्ड इन कैरोसिन टू स्टोर दैम, इसीलिए उनको कैरोसिन के अंदर डाल के रखा जाता है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए और आग ना पकड़ ले। जो सरफेस है मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, जिंक का, लेड का, आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड टू मेक श्योर दैट दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड एनी मोर। जो मैग्नीशियम रिबन है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि हमने मैग्नीशियम को क्या किया, बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो जो मैग्नीशियम रिबन है जिसको हम जलाएंगे उसके ऊपर लेयर बन जाती है जी, अगर उसको एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दें तो मैग्नीशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, लेड हुआ, इनके सरफेस के ऊपर एक पतली सी ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, क्योंकि ये थोड़े क्या होते हैं, नेचर में रिएक्टिव होते हैं। और जो ये लेयर आती है ये क्या इंश्योर करती है कि फर्दर वो मेटल और ज़्यादा ख़राब ना हो। जैसे आपने देखा होगा कि यदि आप आयरन को बाहर छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में तो उसके ऊपर रस्ट की लेयर आ जाती है, ऐसे ही इन मेटल्स के ऊपर भी ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर आ जाती है ताकि फर्दर उसका ऑक्सीडेशन ना हो। वाइल आयरन डज नॉट बर्न व्हेन हीटेड, आयरन जलता नहीं है जब उसको हीट किया जाता है, जबकि जब आयरन फीलिंग्स को हीट किया जाता है तो वो विग्रसली बर्न करती हैं। तो जो मेटल है और मेटल की जो फीलिंग्स होती हैं वो अलग अलग नेचर शो करती हैं। कॉपर है, उसके सरफेस के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है जब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है। ठीक है जी। गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए जो हमारे ऑर्नामेंट्स बने हुए हैं वो गोल्ड और सिल्वर के हैं और वो आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो लंबे समय तक उनकी चमक बरकरार रहती है। तो जितने भी मेटल्स हैं वो अलग अलग रेट के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। सबसे ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रहे थे, फिर थोड़े कम रिएक्ट कर रहे थे, फिर देखा हमने हीट करने पे रिएक्ट कर रहे थे, फिर हमने देखा कि कुछ हैं गोल्ड सिल्वर जैसे जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो सब मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी अलग अलग है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बड़ी क्लासेस तक आपके साथ रहेगी। सम मेटल ऑक्साइड जो हमने पढ़ा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये पढ़ के आए ना मेटल ऑक्साइड। सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स बोथ विद एसिड एंड बेसिस। मैंने क्या बताया था ऊपर कि ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड है वो नेचर में क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। बेसिक होती हैं तो वो एसिड के साथ ही रिएक्ट करेंगी, दूसरे बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में क्लास 7th में कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो अगर मेटल ऑक्साइड एक बेस है, मेटल ऑक्साइड एक बेस है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, है ना। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी होती हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करती हैं सॉल्ट प्लस वाटर बनाने के लिए। ऐसी मेटल ऑक्साइड्स को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मेटल ऑक्साइड है जी आपकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हियर इट इज, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को। सो हियर इट इज एक्टिंग एज अ बेस टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बना रहा है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, यहाँ पे सॉल्ट है। सो यहाँ पर जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इट इज एक्टिंग एज अ बेस
एंड रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। जबकि दूसरे केस में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। दिस इज योर सोडियम एल्यूमिनेट विच इज अ सॉल्ट प्लस वाटर। तो हेयर इन दिस केस दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बिहेविंग और एक्टिंग एज एसिड, यहाँ पर वो एसिड के तरीके से रिएक्ट कर रहा है। सो यू कैन सी कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो बेस और एसिड दोनों के तरीके से बिहेव करता है, और एसिड और बेस कह सकते हो कि एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाए उनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। हमने बात की कि जब कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड, और वो कौन से कलर की कोटिंग होती है? ब्लैक कलर की। लेकिन अगर आप कॉपर को जलाने की जगह, बर्न करने की जगह पे इन्वायरमेंट में एज इट इज रख के छोड़ देंगे तो उसके ऊपर कौन से कलर की कोटिंग आती है? ब्लैक की जगह ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। सो कॉपर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स, मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करती है, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में चारों चीज़ें, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कलर कोटिंग। इन दोनों कंपाउंड्स की वजह से ही कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। अब इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। दिस इज योर कॉपर, दिस इज योर वाटर, दिस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज योर ऑक्सीजन। दे रिएक्ट टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। दोनों ही क्या है? नेचर में बेसिक होती हैं। कॉपर वेसल्स also acquire a dull green coating made up of copper hydroxide and copper carbonate when they are exposed to moist air. It is called verdigris. क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? वर्डिग्रिस कहा जाता है, जिसमें कॉपर अपने ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बना लेता है जब उसको एटमॉस्फेयर में एज इट इज छोड़ दिया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, दिस ग्रीन कोटिंग कैन बी कॉपर क्लोराइड। ये कॉपर क्लोराइड हो सकती है कब? जब जो कॉपर है वो सी एयर के साथ क्या करे? रिएक्ट करे। समुद्र के इलाकों में वो क्या हो सकती है? कॉपर क्लोराइड की लेयर हो सकती है, और कॉपर एसीटेट की लेयर हो सकती है यदि वो कॉपर किसके साथ रिएक्ट करे? एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करे। तब ये लेयर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैट एयर। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद वाटर? वाटर के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं? मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। और जब हाइड्रोजन गैस कहीं पे भी रिलीज होती है तो जब हम एक बर्निंग मैस्टिक उसके पास लेके आते हैं तो उसमें क्या होती है? एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर, और उसमें से क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो कैसी साउंड प्रोड्यूस करेगी? जब एक बर्निंग मैस्टिक उसके पास लेके आएंगे पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। प्रैक्टिकली देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप पॉप साउंड टेस्ट को देख सकते हैं। और यदि मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। स्टीम के साथ क्यों करवाएंगे भाई? क्योंकि कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी डेफर करती है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, फिर गर्म पानी के साथ रिएक्ट भी नहीं करते, तो उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, जो किसकी फॉर्म में होता है? भाप की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में होता है। तब वो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज होगी। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्म का मतलब होता है हीट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है,
एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक का मतलब हीट, थर्म का मतलब क्या होता है, हीट होता है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है ये फायर कैच कर लेती है। अगर ये आपको वीडियो देखनी है तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखने को मिलेगा कि व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यू टू विच दिस हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर, इसमें आग लग जाती है। जबकि जो कैल्शियम है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है कि जो हीट रिलीज हो उसकी वजह से इस हाइड्रोजन में आग लग जाए। तो कैल्शियम प्लस वाटर रिएक्ट्स टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ? मैग्नीशियम भी सेम तरीके से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और इस केस में जो आपने कैल्शियम वाला देखा, मैग्नीशियम वाला देखा, इसमें जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ये बबल की फॉर्म में रिलीज होगी, और जो ये बबल हैं ये इस मेटल के सरफेस के साथ स्टिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से मेटल क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है। मैग्नीशियम प्लस वाटर रिएक्ट्स टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सो एल्यूमिनियम प्लस वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि जो एल्यूमिनियम है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करता तो क्या बनाता, हाइड्रोक्साइड बनाता। यहाँ पर जहाँ पे भी ऑक्साइड फॉर्मेशन होगी इसका मतलब क्या है, वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसलिए मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहा है। ऐसे ही आयरन है, ये भी किसके साथ, स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म iron oxide plus hydrogen gas Fe3O4 plus H2. So this will be your chemical equation for this reaction. The reactivity of metal with water differs. जो रिएक्टिविटी है मेटल की वो भी डेफर करती है। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और उसमें भी सोडियम और पोटेशियम आग पकड़ लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है बहुत स्लो, किसके साथ, हॉट वाटर के साथ, टू फॉर्म स्लाइटली सॉल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बहुत स्लो क्या करता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। वो कोल्ड के साथ कर रहे थे तो उनकी रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब और ज़्यादा एनर्जी देंगे तब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। इसमें हमने कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं की, अपने आप ही रिएक्ट हो गए। इसमें हमने हीट किया पानी को तब जाके रिएक्ट हुई, इसमें तो बहुत ज़्यादा हीट दिया तभी ये क्या हुए हैं, रिएक्ट हुए हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये गिवन मेटल्स आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये लीस्ट रिएक्टिव हो गए। नोट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। तो जो बबल्स हैं किसके, हाइड्रोजन के, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। बताया था मैंने आपको, जिस वजह से ये दोनों मेटल्स क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। मान लीजिए आपने एक मेटल ए लिया है और दूसरे मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, तो अगर आपका मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, मेटल बी से, तो वो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मान लीजिए स्कूल में गर्मी बहुत है, गर्मियों के टाइम पे आप बैठे हैं एक बेंच के ऊपर, आप दो दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं इस बेंच पे, फैन के नीचे बैठे हुए हैं। एक शरारती बच्चा आया, ज़्यादा रिएक्टिव बच्चा आया और उसने आपको आगे कहा, आप शरीफ से बच्चे हैं, उसने आपको आके कहा चल यहाँ से खड़ा हो जा वरना पिटाई होगी। तो आप क्या कहेंगे कि क्यों झगड़ा करना है फालतू फंड में, इसका तो रोज़ का काम है, आप उठ के यहाँ से चले जाएंगे। तो आप एक मेटल हैं, ये भी एक मेटल है, ये आपने क्या बना रखा, अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना रखा है। लेकिन ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इस मेटल ने क्या किया, इस मेटल को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, इसकी जगह से इसको हटा दिया और खुद यहाँ पे बैठ गया। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, हटा देता है। तब मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने मेटल बी को उसके सॉल्यूशन से हटा दिया और खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया और मेटल बी वहाँ से अलग हो गया। अब मोर रिएक्टिव मेटल्स
डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स को क्या करते हैं, रिप्लेस या डिस्प्लेस कर देते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल। अब मान लीजिए कि बच्चा यहाँ पे चला गया, ठीक है, लेकिन ये बच्चा शरीर में उससे कम है, झगड़ा भी नहीं करता तो आदत भी नहीं है। अब ये बच्चा आके अगर इस शैतान बच्चे को बोले कि यहाँ से खड़ा हो जा, तो क्या वो खड़ा होगा? नहीं होगा। तो ये जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से कभी भी अलग नहीं कर पाएगा। सो जो आयरन है, जब उसको कॉपर सल्फेट में डालते हैं, कॉपर सल्फेट का कलर होता है बेटा ब्लू। तो जो ये आयरन है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? कॉपर यहाँ से निकल गया तो आयरन सल्फेट बन गया। आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीन और कॉपर अलग होगी। और मैंने आपको बताया था कॉपर का कलर क्या होता है? ब्राउन। और जो ये ब्राउन कलर है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो आपने आयरन नेल डाली ना कॉपर सल्फेट में, उस आयरन के ऊपर आपको ब्राउन कलर की लेयर देखने को मिलेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कॉपर क्या है, आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया है। और जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो निकल जाएगा और कैसा कलर आ जाएगा सॉल्यूशन में? ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा। ये जो रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंट है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप इसको भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं। Fe reacts with CuSO4 to form FeSO4 plus कॉपर। सो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रैक्टिकल वीडियोस आप सभी देख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तो जैसे मेटल रिएक्ट कर रहा था अलग अलग चीज़ों के साथ, उसके बेस पे हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज़ तैयार की है कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लगाया है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको इसको शॉर्टकट में याद करना है तो आप इसकी जो सिंबल्स लिखे हैं इनकी सहायता से इनको याद कर सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। इसके बाद ये चार जो हैं आप अपने बेस पे याद कर सकते हैं। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, के फॉर केदार, एन ए फॉर नाथ, सी ए फॉर का, एम जी फॉर माली, ए एल आलू, जेड एन ज़रा, एफ ई फीके, पी बी पकाता है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। ठीक है जी। नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड इजीली याद हो जाएंगे आपको। अगर आप चाहें तो अपने आप भी इसका कुछ शॉर्टकट बना सकते हैं। सो अभी हमने बात की, आपकी बुक में गिवन जो है एक टेबल, इस टेबल को हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे मेटल और नॉन मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। सो जो मैग्नीशियम रिबन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, रूम टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद, रूम टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद। सो दिस टेबल इज़ देयर इन योर बुक, आप उस टेबल को फिल कर सकते हैं कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। सो दिस इज योर इक्वेशन। जब वार्म कर देंगे तो भी क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होगी। दोनों में सेम रिएक्शन हो रही है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम की बात चल रही है जी, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऊपर ये आपको जो गिवन है ये वर्ड इक्वेशन है, जो बोल्ड में गिवन है ये आपको केमिकल इक्वेशन, जो सिंबल बेस्ड केमिकल इक्वेशन है वो गिवन है। सो मैग्नीशियम जब वार्म करने पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम प्रोडक्ट बनेगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हीट करने पे सेम प्रोडक्ट बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है जी, प्लस वाटर टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर अटैच्ड हैं जी, प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस विल बी योर इक्वेशन। एल्यूमिनियम वार्म सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है अलॉन्ग विद वाटर? एल्यूमिनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम प्रोडक्ट दोनों में बन रहे हैं। तो जितने भी देखे आपने सब में क्या बन रहे हैं? सेम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। बस जो ये एसिड है वो अलग है, इस वजह से जो सॉल्ट बन रहा है वो या तो क्लोराइड बन रहा है या सल्फेट सॉल्ट बन रहा है। सो आयरन फीलिंग्स कैसे रिएक्ट करती हैं? आयरन रिएक्ट कैसे करता है?
आयरन डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करेंगे, वार्म करेंगे, तो क्या बनेगा आपका आयरन क्लोराइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्योंकि हमने पढ़ा है सब में हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज हो रही है कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, इसलिए सब में हाइड्रोजन गैस एक कॉमन प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से जो आयरन है वो रूम टेम्परेचर वाले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो हमको उसको हीट करना पड़ेगा और हीट करने पे फेरस सल्फेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जो कॉपर है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, रिएक्ट नहीं करता है कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इवन गर्म करने पे भी वो हीट करने पे भी वो कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जबकि जो कॉपर है वो फिर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर रूम टेम्परेचर पे है तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ करेंगे, डाइल्यूट की जगह किस फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ करेंगे और उसको हीट करेंगे, तो क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी इसमें से और वाटर रिलीज होगा। सो दिस विल बी योर इक्वेशन, कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट नहीं कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें एसिड की अमाउंट ज़्यादा है, डाइल्यूट क्या होता है जिसमें एसिड की अमाउंट कम है। तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेगा। नेक्स्ट इज योर चारकोल। यहाँ पे चारकोल क्या है, आपका नॉन मेटल है। तो जो नॉन मेटल है चारकोल डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता है, ना ही हीट करने पे रिएक्ट करता है, ना ही ये रूम टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, पर ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर रिलीज करेगा। सो दिस विल बी योर इक्वेशन, कार्बन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो सल्फर पाउडर है इट इज़ अगेन ए नॉन मेटल, ये रिएक्ट नहीं करेगा ये रिएक्ट नहीं करेगा किसी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, चाहे वो रूम टेम्परेचर पे हो चाहे उसको गर्म किया हो, और ना ही वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा, ना ही हीट करने पे रिएक्ट करेगा। सो हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो नॉन मेटल हैं वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। सो हियर व्हेन metals react with acid they produce hydrogen gas with a pop sound, जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन गैस। आयरन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन हीटिंग, हीट करने पे ही आयरन आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता है। जो कॉपर है डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन आफ्टर हीटिंग, जो कॉपर है वो हीट करने पे भी हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है हीट करने पे। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि जो ये हैं आयरन है, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि वो हीट करने पे हाइड्रोक्लोरिक के साथ कर रहा है, लेकिन हीट करने पे ये फिर भी हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। तो इन्हीं चीज़ों के बेस पे रिएक्टिविटी सीरीज बनी थी। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लास्ट टॉपिक है जी आपके चैप्टर का। एज डिस्कस्ड अबाउट मेटल्स आर हार्ड, हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, इसीलिए इनको यूज़ किया जा सकता है फॉर मेकिंग मशीनरीज। मशीन जो चीज़ें बनाती हैं वो हार्ड होनी चाहिए मशीन बनाने में, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स बनाने में, मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स बनाने में, मेकिंग इंडस्ट्रियल गैजेट्स एंड सैटेलाइट्स। तो जितनी भी चीज़ें हम लोगों को हार्ड चाहिए, मजबूत चाहिए, उनके लिए हम मेटल का यूज़ करते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं। इसेंशियल फॉर लाइफ, जो ऑक्सीजन है गैस के फॉर्म में, इसको हम नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूज्ड एज फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, NPK पढ़ा है आप लोगों ने, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, पोटेशियम इज़ ए मेटल। तो इसीलिए क्या कहा है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पर नॉन मेटल के यूजेस की बात कर रहे हैं, तो इनको फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। जो क्लोरीन है उसको वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। पता होगा आप लोगों को स्विमिंग पूल वगैरह में भी क्लोरीन को डाला जाता है, जबकि जो आपका वाटर आता है वाटर प्लांट से, जहाँ से आपके घरों में वाटर की सप्लाई होती है, वहाँ पे भी पानी को क्लोरीन से साफ़ किया जाता है। अप्लाइड ऑन वूंड्स एज एन एंटीसेप्टिक, जो आपकी चोट लग जाती है उसके ऊपर एंटीसेप्टिक के तौर पे आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, जो पर्पल कलर का होता है।
यूज इन क्रैकर, सल्फ़र का क्रैकर्स जो आप पटाखे चलाते हैं उसके अंदर सल्फ़र का यूज़ किया जाता है। तो ये थे आपके मेटल और नॉन मेटल के यूजेस। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।